फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं इतिहास वाले पहाड़ को आधुनिक भारत के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यह 1857 के आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या मेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस भाग को आप अच्छी तरह से पढ़िए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक एग्ज़ाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह की बात करते हैं। 1857 का जो विद्रोह था वो भारत का पहला क्या था? भारत का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए इसकी यदि अवधि की बात करें तो अवधि जो था वो 1857 में स्टार्ट हुआ था। यदि ऋतु की बात करें तो कौन सा ऋतु था? ग्रीष्म, यानी ग्रीष्म ऋतु था। और उस समय का जो वायसराय थे वो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में, लॉर्ड कैनिंग के दौरान यह घटना घटी और इससे 1857 का विद्रोह या सैनिक विद्रोह कह सकते हैं या सैन्य विद्रोह कह सकते हैं या अथवा पहला भारतीय स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। मेरठ का विद्रोह तथा दिल्ली पर कब्जा एक व्यापक सैन्य विद्रोह तथा पूरी उत्तरी तथा साथ ही मध्य एवं पश्चिमी भारत में विद्रोह की भूमिका तैयार हो गई थी। दक्षिण शांत रहा तथा पंजाब एवं बंगाल इससे आंशिक रूप से प्रभावित रहा। दक्षिण यदि बात करें, भारत की दक्षिण वाले भाग की बात करें तो वो शांत था और पंजाब और बंगाल की बात करें तो थोड़ा यानी आंशिक रूप से प्रभावित था। पूर्ण रूप से यदि प्रभावित की बात करें तो मेरठ का विद्रोह तथा दिल्ली पर कब्जा एक व्यापक यानी काफ़ी विस्तृत रूप की बात करें तो वो विद्रोह हुआ था। कौन सी विद्रोह की बात कर रहे हैं? तो पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। चलिए यदि इसमें सिपाहियों की कुल संख्या की यदि बात करें तो सिपाहियों की कुल संख्या कितना था? 2,32,224। इनमें से लगभग आधे से अधिक रेजिमेंट कलर के प्रति जो निष्ठा रखने की क्या कहता था? निष्ठा रखने की क्या कर रहे हैं? कुल सैनिक की बात करें तो जिसमें कितना था? 2,32,224 में से लगभग आधे से अधिक यदि बात करें आधे से अधिक रेजिमेंट कलर के प्रति निष्ठा न रखने की घोषणा की तथा लंबे समय से अनुशासन के एवं मेहनत से तैयार की गई सेना का विचारधारा से तिरंजली हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा। 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा, लेकिन कहता भले ही असफल रहा परंतु इससे विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए एक महान प्रयास हुआ। दिल्ली पर कब्जा तथा बहादुर शाह को भारत का शासक यानी शहंशाह हिंदुस्तान बनाए जाने से शहंशाह हिंदुस्तान किसकी बात करें तो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, वही कहता है उसी को जो है ना शहंशाह हिंदुस्तान बनाए जाने पर इस विद्रोह का अर्थ प्रदान किया और विद्रोही सैनिकों ने इस शाही नगर की प्राचीन गरिमा के साथ जुड़ने के लिए मजबूत आधार मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही सब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना आपको लिखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कहता है विद्रोह के कुछ प्रमुख कारण। आपका पहले कारण देख लेते हैं, आपको मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कारण है 10 कारण है या 10 या 5 जो भी आपको याद रहे उस समय सारे कारण को लिख करके उसका एक्सप्लेन कर देना थोड़ा। तो चलिए पहले कारण देखते हैं। पहला कारण है आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत ढांचे का विनाश। आर्थिक शोषण हो रहा था और देश का परंपरागत ढांचे जो था उसका विनाश अंग्रेज कर रहे थे। दूसरी कारण की बात करें तो डलहौजी ने क्या एक नियम लाया था, एक सिद्धांत लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यानी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स की यदि बात करें यानी तो उसमें जो है क्या कहता कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसके कारण देसी रजवाड़े नष्ट हो गए थे। नष्ट हो गए थे। तीसरा कारण क्या था? ब्रिटिश शासन का स्वरूप अनुपस्थित प्रभुसत्ता क्या कहता है अब्सेंटी सॉवरनिटीशिप। इसके तहत यहाँ से एकत्रित किए जाने गए धन यानी रेवेन्यू यहाँ खर्च ना करके, मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे टैक्स भारत में वसूला जाता था टैक्स, लेकिन भारत में ना खर्च करके ये टैक्स कहाँ चले जाता था? ब्रिटेन भेज दिया जाता था। ये कारण ये भी था। नेक्स्ट कारण देखते हैं। चौथा कारण क्या करा कि ब्रिटिश राज स्थापित शांति की नीति यानी पैक्स ब्रिटेनिका इनके
ये क्या था, इसके अंतर्गत भारतीय रियासतों की सेनाएं भंग हो गई तथा सेनाओं से निवृत्त सैनिकों पिंडारी तथा ठगी जैसे समाज विरोधी कार्यों में यानी कि सैनिकी पिंडारी ठगी जैसे समाज विरोधी कार्यों में लग गए। विद्रोह के दिनों में इस स्वर्ण अवसर मिला और इन्हें विद्रोही की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि होते गए, क्या कहता है, वृद्धि होते गए। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर कारण जाते हैं। ब्रिटिश प्रजापति क्या कहता है, ब्रिटिश प्रजातियां और श्रेष्ठ ध्यान या रेशियल सुपरसिटी की नीति के तहत इन्होंने भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया तथा सैनिक और सैनिक क्षेत्रों में उच्च पदों पर इनके लिए प्रतिबंध क्या कहते हैं, लगाया था। नेक्स्ट कारण है, छठा कारण, अंग्रेज सेनाओं की अपराजयता का भ्रमण टूट जाना। अंग्रेज सेनाओं का जो अपराजयता का जो है ना वो भ्रमण क्या कहता है, भ्रम टूट जाना। ईसाई मिशनरी जो था ना उसका गतिविधियां भारत में बढ़ने लगा, धर्म परिवर्तन करने लगा तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको दिए गए संरक्षण, और ब्रिटिश सरकार जो है ना ईसाई मिशनरी को क्या कर रहा था, संरक्षण दे रहा था। यहाँ पर जो ईसाई धर्म बहुत ही चरमतम बिंदु तक पहुँच चुका था, जिसके कारण क्या था कि जितने भी आदमी को क्या धर्म परिवर्तन करने में लगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां कारण जानते हैं। 8वां कारण है 1850 में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसएबिलिटीज़ एक्ट। इसके अंतर्गत धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की सम्मति से वंचित नहीं किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है 9 नंबर, सैनिकों को अपने जाति पंथी के चिन्ह का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि सैनिक जो था, जैसे कोई हिंदू है तिलक नहीं लगा सकता, मुस्लिम है को अपना टोपी नहीं पहन सकता है, इस सब पर सैनिक में जाने पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया था। उसी ढंग से यदि 1856 की बात करें तो समान भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एलिसमेंट एक्ट, इस अधिनियम के तहत सैनिकों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भेजा जाता था। मतलब आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भेजा जाता था। और भारतीय मान्यता के अनुसार जो है ये क्या होता था कि समुद्र पार जानिए, भारतीय मान्यता के अनुसार यात्रा पाप तथा दंड स्वरूप इन्हें जाति से बाहर कर, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस समय कोई समुद्र से बाहर चले जाता था तो वो उसके जाति से बाहर कर दिया जाता था और पाप माना जाता था। एक कारण ये भी था। चलिए नेक्स्ट कारण की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कारण 10 नंबर का था कि 1854 का डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत पारित होने वाले सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दिया था। इनकी सैनिक जो ब्रिटिश रेजिमेंट में रहते थे उस रेजिमेंट अपने घर जो डाक भेजता था उसका जो निःशुल्क वाला कार्यक्रम था, निःशुल्क में जो दिया जाता था वो क्या करता था, समाप्त कर दिया, जो 1854 का आया था डाकघर अधिनियम एक्ट। जो 11 नंबर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी जानते होंगे कि ये काफ़ी प्रचलित भी है और यही एक कारण है जो छोटे छोटे पैमाने पर बताया जाता है और मेन कारण भी है। चलिए ये इसी कारण को हम लोग काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा भी जाता है। 1857 का मेन कारण तो स्टूडेंट्स इसी को लिखते हैं। क्या कौन सा वाला, चर्बी वाला कारतूस की बात करते हैं का प्रयोग। इस कारतूसों पर लगे खोल दांतों से काटना होता था। गाय तथा सुअर की चर्बी से निर्मित होने की वजह से सैनिकों को अपना धर्म क्या करता था, भ्रष्ट होने की आशंका को बल मिला और इन कारतूसों का प्रयोग से भारतीय सैनिकों तथा जनता में संचित रूप से असंतोष की चिंगारी, यही कारण है जिस कारण को लेकर के एक तरह से कहिए कि 1857 का जो क्रांति है उसमें एक चिंगारी से भर गई थी। चलिए अब देखते हैं 1857 क्रांति तो हो गई, उसकी असफलता का क्या कारण था, असफलता जो हुआ उसका मेन कारण क्या था, तो उसका भी कारण देख लेते हैं। वो भी कारण दिया हुआ है। पहला कारण देखते हैं। कहता है यह विद्रोह स्थानीय और संगठित एवं सीमित था। मतलब स्थानीय विद्रोह था जिसको अंग्रेज से पर्सनली प्रॉब्लम था, वो अपना संगठन बना करके लड़ाई किया था। इसमें जो पूरे देश की बात करी या जो क्षेत्र में लड़ाई हुआ था वो संगठित रूप से नहीं था, असंगठित रूप थे और सीमित था। बम्बई एवं मद्रास की सेनाएं
क्या कहता है बम्बई तथा मद्रास की जो सेनाएं तथा नर्मदा नदी के दक्षिण की राजाओं, नर्मदा नदी की दक्षिण की जो राज्यों के जो विद्रोह में थे वो अंग्रेज का खुद समर्थन किए। राजस्थान में कोटा एवं अलवर के अतिरिक्त शेष स्थानों पर विद्रोह का तो कोई प्रभाव नहीं था। सिंध भी पूर्णतः शांत रहा। सिंध जो है अभी पाकिस्तान में वो भी क्या था, पूर्णतः शांत रहा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता कि अच्छे साधन एवं धनाभाव के कारण भी यह विद्रोह असफल रहा। मतलब एक तो साधन बढ़िया नहीं था तो धन का कमी था, जिसके कारण भी ये क्या असफल रहा। अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र के समक्ष भारतीय अस्त्र शस्त्र बौने साबित हुए। मतलब अंग्रेजी जो इतने उस समय के आधुनिक के समय अंग्रेज के पास काफ़ी अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन जो भारतीय की बात करें तो वो उस समय अंग्रेजी सेना के सामने जो ना एक तरह से अस्त्र शस्त्र के सामने भारत का अस्त्र शस्त्र बौने साबित हो गए। चलिए नेक्स्ट है अगला 3 नंबर। कहता कि 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग की यदि बात करें तो पूर्ण रूप से उदासीन रहा। मतलब ना ही अंग्रेज का साथ दिया और ना ही भारत के व्यक्तियों के साथ दिया, ये उदासीन का स्थिति में रहा। इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों के द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो, यानी कि संचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, संचार किया होता तो निस्संदेह विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। ये स्वाभाविक बात है कि आप यदि शिक्षित वर्ग हैं, समाज में कोई क्रांति लाना चाहते हैं तो आप अपने विचारों से, अपने भाषण से लोगों को मोटिवेट कीजिएगा। फिर वहाँ के जो अनपढ़ लोग हैं या जो अशिक्षित लोग हैं वो क्या करते हैं कि आपके भाषण से, आपके विचारों से वो जागरूक होते हैं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर वहाँ पर जो शिक्षित वर्ग थे वो शिक्षित वर्ग ये काम किया ही नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का सचमुच अभाव था। राष्ट्रीय भावना, एक व्यक्तिगत भावना देखा गया। 1857 की क्रांति की यदि बात करें तो राष्ट्रीय भावना का सचमुच अभाव था, व्यक्तिगत रूप से जिसको जिस हिसाब से अंग्रेज से प्रॉब्लम था उस हिसाब से वो लड़ने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि भारतीय समाज के सभी वर्गों का और सहयोग इस विद्रोह में नहीं था। सभी समाज के सहयोग यदि बात करें तो नहीं मिल रहा था। सामंतवादी वर्गों में से एक वर्ग विद्रोह में सहयोग किया, परंतु पटियाला, जींद, ग्वालियर एवं हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के कुचलने में अंग्रेजों को ही क्या किया, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को ही मदद किया था। कहाँ का ध्यान में रखिएगा, पटियाला, जींद, ग्वालियर एवं हैदराबाद के राजाओं ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। कहता है विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता और मिलकर कार्यों की कार्य करने की शक्ति भी कमी है। मतलब कि अनुभव तो था ही नहीं, संगठन भी नहीं था, क्षमता मतलब अनुभवहीन था। उसके बाद फिर कहता कि संगठन भी नहीं था। ये सब कारण था जो कि शक्ति का कमी के कारण हमारा जो 1857 का क्रांति हुआ था वो विफल हो गया। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 6 नंबर, सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। बहादुर शाह जफर एवं नाना साहेब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व का यानी कि देखिए संगठनकर्ता तो अवश्य थे बहादुर शाह जफर और नाना साहेब, लेकिन उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। वही अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस बंधु, निकोलस हैवलॉक, ऑट्रम एवं एडवर्ड्स जैसे कुशल सेना नायक भी थे जो अंग्रेज के पास थे। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता कि विद्रोहियों के पास उचित नेतृत्व का अभाव था। वृद्ध मुगल सम्राट जो वृद्ध यानी बहादुर शाह जब वृद्ध बूढ़ा हो चुके थे, विद्रोहियों को उस ढंग से नेतृत्व नहीं कर सका जिस तरह से नेतृत्व का तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता थी। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर। कहता कि विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य एवं अस्पष्ट योजना थे। लक्ष्य ठोस नहीं था, ना ही अस्पष्ट योजना का अभाव था। इसमें अगले क्षण क्या करना होगा यह निश्चित ही नहीं था। मतलब अगले क्षण जो विद्रोही क्या करेगा वो उसका कोई निश्चित पैमाना नहीं था। मात्र भावास में और परिस्थितिवश में आगे बढ़ने जा रहा, मतलब भाव में आ गया, इमोशंस में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता आवागमन में संचार के साधनों का उपयोग से अंग्रेजों को विद्रोह के दबाने में काफ़ी, यानी आवागमन में जो है ना संचार के विद्रोह में अंग्रेजों के दबाने में विद्रोह काफ़ी सहायता मिली, और इस प्रकार आवागमन जो है संचार के माध्यम से इस विद्रोह को असफल करने में सहयोग दिया गया। चलिए आगे देखते हैं।
कहता कि 1857 के विद्रोह के परिणाम, 1857 का तो कारण समझ गए और सफलता का भी कारण समझ गए। उसके बाद अब परिणाम देखते हैं कि परिणाम क्या था, परिणाम की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का परिणाम, 1857 के विद्रोह का परिणाम, 1857 के विद्रोह दूरगामी परिणाम रहे। इस विद्रोह के परिणाम मुख्यतः निम्नवत है। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में, 1858 की यदि बात करें तो ब्रिटिश शासन ने एक कानून पारित की, ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व में समाप्त कर दिया। यानी यदि बात करें ईस्ट इंडिया की, जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 से 1857 तक की यदि बात करें तो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये अपने हाथ में कमान लिए हुए थे। लेकिन जैसे ही 1857 में जो भारत का स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज क्या किया कि जो ब्रिटेन संसद में जो एक कानून पारित किया गया था, ब्रिटेन का कानून पारित किया गया और उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ना वो समाप्त ही कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, जो अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन पूर्ण रूप से किसके अधिकार चल गए, रानी के, महारानी के हाथों में आ गया। और इंग्लैंड में 1858 में क्या किया, एक अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव को व्यवस्था की गई, जिनकी सहायता से 15 सदस्य, कितने सदस्य, 15 सदस्य की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा नियुक्ति और 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलने की व्यवस्था की गई। चलिए अब देखते हैं, अब आगे है दूसरा परिणाम क्या था, महारानी विक्टोरिया के आदेशानुसार क्षेत्रों का अंधाधुंध विस्तार की नीति, व्यापक नीति जो था उस डलहौजी का, वो क्या किया, नीति को त्याग किया गया और स्थानीय राजाओं की उनके गौरव एवं अधिकारों को पुनः वापस करने की बात कही गई और साथ ही धार्मिक शोषण खत्म करने एवं सेनाओं में बिना भेदभाव की नियुक्ति की गई। अब तीसरा कारण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कारण है 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में पास हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक क्या कहता है, प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगी, मतलब प्रत्येक वर्ष जो है लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई, जिससे संभावित जनपद सेवा में भर्ती हो सके। चलिए अब आगे नेक्स्ट है चौथा, कहता है कि सेना पुनर्गठन के आधार यूरोपीय सैन्यों की संख्या का बढ़ाया गया उच्च सैनिक पदों पर। उसके बाद फिर है भारतीयों की नियुक्ति को बंद हो गया। अब सेना में भारतीय एवं अंग्रेजियों के अनुपात जो है ना 2:1 का हो गया और उच्च जाति के लोगों में से सैनिकों का भर्ती बंद कर दी गई। उच्च जाति के लोगों को जो सैनिक भर्ती थे वो बंद कर दी गई। अब 1858 के अधिनियम की यदि बात करें, 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में गवर्नर जनरल के पद पर परिवर्तन कर उसे वायसराय, यानी कि ध्यान में रखिएगा, जैसे भारत का गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल, उस गवर्नर जनरल को क्या किया, गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके वायसराय की पद को लाया। जो सबसे पहले वायसराय कौन बना, वही कैनिंग, कौन था, लॉर्ड कैनिंग बना। ध्यान में रखिएगा इस सब चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर कहता है विद्रोह के फलस्वरूप सामंतवादी ढांचा चरमरा गया। सामंतवादी ढांचा जो वो लगभग चरमरा सा गया। भारतीयों में सामंतवादियों की छवि गद्दारों की छवि हो गई थी। कैसी छवि हो गई थी सामंत, क्योंकि इसमें इस वर्ग के विद्रोह दबाने में अंग्रेज की सहायता, क्यों सामंतवादी गद्दारों की इसलिए हो गई थी क्योंकि उस 1857 के क्रांति में वो भारत के लोगों के न सहायता करके वो अंग्रेजों की सहायता किए थे, इसीलिए उसको गद्दारों जैसा छवि उसमें झलक गई। आगे देखते हैं, कहता विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। भारतीयों में की राष्ट्रीय एकता का भावना का विकास हुआ और हिंदू मुस्लिम यदि हिंदू मुस्लिम की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिनका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन का अच्छा योगदान, कालांतर में जो बाद में है वो काफ़ी क्या कहता है कि आंदोलन में अच्छा योगदान रहा। 1857 के विद्रोह के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति को तो खत्म हो गया, परंतु इसके स्थान पर अब आर्थिक शोषण के युग आरंभ हो गए। यानी कि जो क्षेत्रवाद की विस्तार हो रहा था, क्षेत्र का विस्तार होता वो तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके जगह पर जो आ गया वो काफ़ी ही क्या कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण के युग का आरंभ हो गया, मतलब आर्थिक रूप से शोषण करने किए जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं,
आगे है कथा की 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर, भारतीयों के प्रशासन में प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अल्प प्रयास के अंतर्गत, अल्प प्रयास, भारतीयों के प्रशासन में प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अल्प प्रयास के अंतर्गत 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया गया। 1861 में क्या किया? 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम को भी पारित किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में कमी आई एवं श्वेत जाति की उच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और उसके बाद क्या है? मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को सदैव के लिए खत्म कर दिया गया और 1857 की विद्रोह का यह सब क्या था? परिणाम थे। ध्यान में रखिएगा, हम लोग क्या पढ़ लिए? 1857 का क्रांति का देख लीजिए। हम लोग 1857 का क्रांति का क्या सब पढ़ लिए? कारण पढ़ लिए, ध्यान में रखिएगा, कारण पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग असफलता का कारण पढ़ लिए। एक तो कारण विद्रोह क्यों हुआ था वो पढ़ लिए, फिर असफलता क्यों हुआ उसका कारण पढ़ लिए, और फिर उसका परिणाम क्या आया वो परिणाम भी पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग मैप में देखते हैं, भारत का मैप में देखते हैं कि 1857 का क्रांति किस किस क्षेत्र में देखा गया था। तो ये देख रहे हैं, ये वाला भाग ही क्या था? 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बैरकपुर है, बंगाल है, कोलकाता है, मुर्शिदाबाद है, बिहार है, बनारस है, उसके बाद प्रयाग है, मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र है, झांसी है, ग्वालियर है, आगरा है, मथुरा है, अलवर, दिल्ली है, मेरठ है, उसके बाद फिर कहता अवध है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, कालपी। ये सारे क्षेत्र जो देख रहे हैं, यही सारे क्षेत्र जो है वो 1857 क्रांति के समय क्या था? हिस्सा में थे। ये वाला क्षेत्र नहीं है। जैसे भारत के नीचे वाला यदि भाग की बात करें, जैसे हैदराबाद है, ये मैसूर है, ये सब नहीं था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका कि 1857 क्रांति कौन सा शहर से कौन सा नेता थे, मतलब कौन सा दबाने के लिए, और भारत की तरफ से कौन था और ब्रिटेन की तरफ यानी ब्रिटिश नायक की तरफ से कौन कौन था, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि भारतीय नायक कौन कौन थे, भारतीय नायक की बात करें, फिर उस समय की बात करें, समय कब था, उसका मेन केंद्र कौन था, ब्रिटिश शासक कौन था, और उसके दबाने का समय कब था। यदि हम लोग बात करें कि सबसे पहले बात करते बहादुर शाह जफर बख्त खां कार्यकारी सेनापति का नेतृत्व किया था। इसकी यदि बात करें तो ये कब किया था? 11-12 मई 1857। इसका केंद्र कहाँ था? दिल्ली। लेकिन ब्रिटिश नायक की बात करें, इसको दबाने का जो प्रयास किया था ब्रिटिश नायक की तरफ से निकलसन हडसन, ध्यान में रखिएगा, निकलसन हडसन, ये दबाना का प्रयास कब किया था? स्टार्ट 11-12 मई 1857 में हुआ था, लेकिन ये दबाने का प्रयास किया था 21 सितंबर 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना साहेब एवं तात्या टोपे, दूसरा है नाना साहेब एवं तात्या टोपे, 5 जून 1857 की, ये कहाँ से कर रहा था? कानपुर। ध्यान में रखिएगा, कानपुर, नाना साहेब एवं तात्या टोपे कानपुर से, ये पूछता है आपको। और ब्रिटिश के नायक की तरफ से यदि बात करें तो कैंपबेल, कब थे? कैंपबेल। और इस समय का कब था? विद्रोह का दिन कब था? 6 सितंबर 1857। चलिए बेगम हजरत महल की बात करें, तो ये 4 जून 1857, ये लखनऊ से था। ध्यान में रखिएगा, डेट याद रहे न रहे, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल कहाँ से थे? तो लखनऊ से। चलिए अब आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थे? झांसी ग्वालियर से। लियाकत अली कहाँ से था? इलाहाबाद बनारस से। कुंवर सिंह कहाँ था? जगदीशपुर बिहार से। उसके बाद खान बहादुर खां कहाँ से था? वो बरेली से। खान बहादुर खां कहाँ से था? बरेली से। मौलवी की बात करते हैं, मौलवी अहमद उल्ला कहाँ से था? मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद से। अजीम उल्ला कहाँ से था? वो फतेहपुर से। ध्यान में रखिएगा, ये जितना है सबको ब्रिटिश नायक का नाम नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना भारत का जो है भारतीय नायक का याद रखिएगा, और किस क्षेत्र से उसका मुख्य केंद्र कहाँ था वो याद रखिएगा। चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं फिर बताने जा रहा हूँ, जो विद्रोह के स्वरूप में बहुत सारे इतिहासकार ने क्या क्या लिखा, क्या सोच था, वो उसके बारे में देखते हैं।
चलिए, इतिहासकारों एवं विद्वानों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किया। अब मत प्रकट क्या किया, इस बार का जो CDPO एग्ज़ाम हुआ था इस टाइप से ही क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो आपको जहाँ क्वेश्चन हिस्ट्री के पार्ट में थोड़ा सा टफ करना होता है क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आपको देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन क्या बोले थे। जैसे सर जॉन सीले ने क्या कहा था 1857 क्रांति के बारे में, कहता है एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह। क्या बोला था सर जॉन सीले, कहा था एक संस्थापित सरकार के विद्रोह, भारतीय सेना का विद्रोह। उसके बाद फिर कहता है LER रीज जो है ना, धार्मिक युद्ध यानी धर्मांधों का ईसाइयों का विरुद्ध। कि इसने क्या किया था, धार्मिक युद्ध कहा था, यानी कि धार्मिक किसके विद्रोह, ईसाइयों के विद्रोह। JG मेडले क्या कहा था, जातियों का युद्ध। क्या कहा था JG मेडले कहा था जातियों का युद्ध। TR होम्स क्या कहा था, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच, यानी बर्बरता यानी किसके, अंग्रेज को बर्बरता बोले, और सभ्यता भारतीय यानी बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध बताए थे। सर जेम्स ऑट्रम ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताए थे। क्या बताए थे, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता बेंजामिन डिजरेली क्या कहता, राष्ट्रीय विद्रोह बताए थे। VD सावरकर जी बोले थे कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। RC मजूमदार क्या बताए थे, सैन्य विद्रोह। ये ध्यान में रखिएगा, VD सावरकर और RC मजूमदार, ये सैन्य विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। क्या था, सैन्य विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। कैसा था, सैन्य विद्रोह था। उसके ध्यान में रखिएगा जो उसके बाद आगे है डॉक्टर SN सेन क्या कहा था, स्वतंत्रता संग्राम। डॉक्टर SN सेन क्या कहा था, स्वतंत्रता संग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि डॉक्टर एस बी चौधरी की यदि बात करें तो क्या बताए थे, सैनिक विप्लव और विद्रोह नागरिक। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, सामंती विद्रोह बताए थे। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विद्रोह के विस्तार दक्षिण नर्मदा तक रहा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने शहंशाह हिंदुस्तान की उपाधि धारण की थी। बहादुर शाह दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता थे। वास्तविक नेतृत्व सेना की एक परिषद के हाथों में था, जिनका प्रधान बख्त खां कौन था, बख्त खां। तो आगे देख लेते हैं, और कुछ लाइन बच गया। कहता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत तथा अवध में मुजफ्फरपुर नगर और सहारनपुर को छोड़कर सभी स्थानों पर सैन्य विद्रोह का बाद नागरिक विद्रोह सिविल रिवेलियन हुआ। विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ध्यान में रखिएगा, यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम वायसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है, मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। मेरा यूट्यूब चैनल CTI पे आप लोग को स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।